आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे विषय की परतें उधेड़ने वाले हैं जो जो मुझे लगता है लगभग हर भारतीय परिवार की बैठकों में या कह लें किसी गंभीर पारिवारिक विवाद के केंद्र में हमेशा मौजूद रहता है। संपत्ति के अधिकार। बिल्कुल, संपत्ति के अधिकार, विशेष रूप से पैतृक संपत्ति यानी वो जमीन जायदाद जो पीढ़ियों से चली आ रही है, और स्व अर्जित संपत्ति मतलब जो किसी ने अपनी मेहनत की कमाई से खड़ी की है। सही कहा। और आज हमारे पास इस विषय पर कानूनी दस्तावेजों, हालिया अदालतों के फैसलों और रिसर्च का एक बहुत ही ठोस कुलिंदा है। हाँ, और हमारा उद्देश्य बहुत साफ है। हम उन भारी भरकम कानूनी किताबों और जटिल शब्दावली से बाहर निकलना चाहते हैं, सुनने वालों के लिए एक स्पष्ट और रोचक तस्वीर पेश करना चाहते हैं कि संपत्ति का मालिकाना हक, उसकी बिक्री के नियम और परिवार के सदस्यों के अधिकार असल में हैं क्या। देखिए, जो लोग बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे अपने काम की हर जरूरी बात जानना चाहते हैं, उनके लिए ये विश्लेषण एक तरह से शॉर्टकट का काम करेगा। बिल्कुल शॉर्टकट है। हम अक्सर एक धारणा पाल लेते हैं कि परिवार का जो मुखिया है यानी पिता, वो जो चाहे वो संपत्ति बेच सकता है। हाँ, कि वो सर्वे सर्वा है। एग्जैक्टली। लेकिन आज के हमारे स्रोत जो कहानी बयां कर रहे हैं ना, वो सच में किसी रहस्यमय थ्रिलर से कम नहीं है। कानून की नज़र में वास्तविकता कुछ और ही है। अगर हम इसे थोड़ा व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो ये विषय सिर्फ ईंट, पत्थर या जमीन के टुकड़ों का हिसाब किताब नहीं है। वो फिर क्या है? ये असल में एक परिवार के भीतर अधिकारों की रक्षा और जो पारिवारिक कर्तव्य हैं उनके निर्वहन के बीच संतुलन बनाने की एक बहुत ही सूक्ष्म कानूनी व्यवस्था है। एक बैलेंस बनाना। बिल्कुल। सदियों से चले आ रहे इस कानून का मुख्य उद्देश्य हमेशा यही सुनिश्चित करना रहा है कि किसी एक व्यक्ति की तात्कालिक मनमर्जी या किसी गलत फैसले के कारण आने वाली पीढ़ियों का आर्थिक भविष्य रातों रात अंधकार में न डूब जाए। चलिए पहले इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं, क्योंकि जो लोग इस विषय को फॉलो करते हैं उन्हें स्व अर्जित संपत्ति का नियम तो पता ही है। हाँ, वो सीधा सा नियम है। हाँ, खुद की कमाई से खरीदी गई संपत्ति पर व्यक्ति का पूरा और स्वतंत्र अधिकार होता है। वो उसे बेचे, दान करे या वसीयत में किसी अजनबी के नाम कर दे। कोई उसे कानूनी रूप से रोक नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन जब हम उस दूसरी श्रेणी पर आते हैं, यानी पैतृक संपत्ति जो परदादा या दादा से होती हुई पिता तक पहुंची है, तो वहां नियम बिल्कुल अलग धरातल पर काम करते हैं। और स्रोत दस्तावेजों से ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि पैतृक संपत्ति में संतानों का अधिकार किसी कागजी कार्रवाई का मोहताज नहीं है। मतलब उन्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ता? नहीं, वो अधिकार तो जन्म के साथ ही तय हो जाता है। बच्चा पैदा हुआ और उस संपत्ति में उसका हक बन गया। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन समाज में एक भ्रम है जिससे लेकर मैं हमेशा सोचती हूँ। जमाबंदी वाला भ्रम? हाँ, अमूमन राजस्व विभाग के रिकॉर्ड्स जैसे कि जमाबंदी या जमीन की जो रसीद होती है उसमें पिता का नाम दर्ज होता है। तो इस नाम के दर्ज होने को लोग अक्सर संपूर्ण मालिकाना हक मान लेते हैं। ऐसा लगता है कि जिसका नाम कागजों पर है वही उस पुश्तैनी जमीन का इकलौता और पूर्ण मालिक है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। यहाँ पर एक ऐसा बड़ा भ्रम समाज में गहराई तक बैठा हुआ है जिसे तोड़ना सबसे जरूरी है। तो कानूनी हकीकत क्या है? कानूनी हकीकत इससे कोसों दूर है। इन दस्तावेजों में पिता का नाम होने का अर्थ ये कतई नहीं है कि वो अपनी मर्जी से संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं या बेच सकते हैं। अच्छा। कानून की नजर में पिता उस संपत्ति के मालिक नहीं है। वो सरकार को टैक्स चुकाने वाले महज एक रखवाले हैं, या कह लीजिए केयरटेकर या प्रबंधक हैं। केयरटेकर, ये सच में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। बिल्कुल, उनका काम उस संपत्ति की हिफाजत करना है, क्योंकि उस पूरी जायदाद में उनके बच्चों का भी कानूनी रूप से बराबर का हिस्सा होता है। मतलब अगर कोई पिता किसी बुरी लत का शिकार हो जाए या मान लीजिए वो अपनी किसी एक संतान के प्रति अत्यधिक पक्षपात कर रहा हो, तो वो बिना औपचारिक विभाजन के अपनी मर्जी से जमीन नहीं बेच सकता। जिसे हम पार्टीशन कहते हैं, उसके बिना वो सौदा नहीं कर सकता। बच्चे बड़े होने पर अपना हिस्सा मांग सकते हैं। ये तो मुखिया की शक्तियों पर एक बहुत ही कड़ा कानूनी अंकुश है। ये अंकुश मनमानेपन को रोकने के लिए बनाया गया है। बिना संपत्ति के बंटवारे के पुश्तैनी जमीन का कोई भी हिस्सा बेचना कानूनी रूप से एक बहुत ही जोखिम भरा कदम होता है, क्योंकि हिस्सा तो तय ही नहीं है। बिल्कुल। पिता सिर्फ अपने हिस्से की बात कर सकता है,
लेकिन जब तक ये तय ही नहीं है कि कौन सा हिस्सा किसका है, तब तक उस बिक्री को वैध ठहराना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर कानून ने पिता के हाथ इस तरह बांध दिए हैं कि वो पैतृक संपत्ति नहीं बेच सकते, तो क्या कोई ऐसा रास्ता या कोई ऐसी विशेष परिस्थिति है जहाँ उन्हें ये अधिकार मिल जाता है? हाँ, एक रास्ता है। और ऐसे में बच्चे उन्हें रोक भी नहीं पाते। देखिए, कानून व्यावहारिक है, वो जीवन की वास्तविकताओं से आंखें नहीं मूंदता। इस व्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे कानूनी आवश्यकता कहा जाता है। अंग्रेजी में जिसे लीगल नेसेसिटी कहते हैं। एकदम सही, लीगल नेसेसिटी। इसके तहत कुछ विशेष छूट दी गई हैं जो पारिवारिक हित या धार्मिक कर्तव्य से जुड़ी हैं। मतलब अगर परिवार पर कोई संकट आए तो? हाँ, अगर परिवार पर कोई बड़ा संकट आ जाए तो पिता को पैतृक संपत्ति बेचने का पूरा अधिकार है। इसके 3 मुख्य उदाहरण हैं हमारे दस्तावेजों में। कौन कौन से? पहला है चिकित्सा उपचार, मेडिकल ट्रीटमेंट। हाँ, अगर पिता को खुद के लिए, अपनी पत्नी के लिए या परिवार के किसी अन्य सदस्य के गंभीर इलाज के लिए बड़ी रकम की दरकार है तो वो संपत्ति बेच सकते हैं। ये तो बहुत वाजिब कारण है। और दूसरा है संयुक्त परिवार का कोई कर्ज चुकाना। कोई ऐसा भारी भरकम कर्ज हो जिसके न चुकाने पर परिवार की प्रतिष्ठा या बाकी संपत्ति खतरे में पड़ सकती है। तो परिवार को बचाने के लिए। बिल्कुल। और तीसरा है महत्वपूर्ण पारिवारिक अनुष्ठान जैसे घर में किसी विवाह का खर्च उठाना हो या श्राद्ध कर्म जैसे अनिवार्य धार्मिक कृत्य पूरे करने हो। तो अगर इन कानूनी आवश्यकताओं का हवाला देकर कोई पुश्तैनी जमीन बेची जाती है तो कानूनों से हरी झंडी दे देता है। हरी झंडी तो मिल जाती है, लेकिन इसमें एक बहुत ही चौंकाने वाला कानूनी पेच है। वो क्या? मान लीजिए जमीन बिक गई। कुछ सालों बाद संतानों ने उस बिक्री को ये कहकर चुनौती दे दी कि पिता ने तो पैसे शराब में उड़ा दिए या किसी गलत काम में लगा दिए, कि कोई वास्तविक जरूरत नहीं थी। हाँ, तो ऐसे में ये साबित करने की जिम्मेदारी कि जमीन कानूनी आवश्यकता के लिए ही बेची गई थी, ये पिता की नहीं होती। तो फिर किसकी होती है? ये पूरा का पूरा जिम्मा उस व्यक्ति के कंधों पर डाल दिया जाता है जिसने वो जमीन खरीदी है। जी हाँ। यानी क्रेता की जिम्मेदारी है। अरे, ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। जी हाँ। मतलब अगर कोई अपनी गाड़ी कमाई देकर कोई जमीन खरीद रहा है तो उसे सिर्फ जमीन के कागज नहीं देखने बल्कि एक तरह से जासूसी भी करनी पड़ेगी, उसे ही साबित करना होगा। कानूनी प्रावधान तो यही कहता है। खरीदने वाले को अदालत में पुराने अस्पताल के बिल, डॉक्टर के पर्चे, कर्ज के दस्तावेज या विवाह के कार्ड और खर्चे के सबूत पेश करने पड़ सकते हैं। बाप रे। उसे ये दिखाना होगा कि उसने जो संपत्ति खरीदी है उसका पैसा परिवार की किसी ठोस और वास्तविक जरूरत को पूरा करने के लिए ही इस्तेमाल हुआ था। और अगर वो निर्दोष खरीदार ये सब साबित करने में विफल रहता है तो अदालत उस पूरी बिक्री को अवैध घोषित कर सकती है। हाँ। और जमीन वापस परिवार के पास जा सकती है। जमीन खरीदने वालों के लिए तो ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। बिना पूरी छानबीन के पुश्तैनी जमीन खरीदना सच में आग से खेलने जैसा है। चलिए अब कागजों में दिए गए कुछ केस स्टडीज की तरफ बढ़ते हैं। स्रोतों में कुछ स्थितियों का जिक्र है। एक काल्पनिक स्थिति लेते हैं। बताइए। मान लीजिए विवेक या सरोज नाम के कुछ बेटे हैं। दस्तावेजों के अनुसार उनके पिता ने बिना किसी लीगल नेसेसिटी के बस अपनी मर्जी से पैतृक संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा किसी अजनबी को बेच दिया। अब इन बेटों को पता चलता है कि उनके अधिकारों का हनन हुआ है। ऐसी स्थिति में न्याय पाने की असल प्रक्रिया क्या है? पहला कदम क्या होना चाहिए? जब अधिकारों का इस तरह हनन होता है तो हवाई दावों से काम नहीं चलता, ठोस कागजी कार्रवाई की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो सबसे पहला और बुनियादी कदम है सबूत जुटाना। पीड़ित पक्ष को उस जिले के निबंधन कार्यालय यानी जो रजिस्ट्री ऑफिस होता है वहां जाना चाहिए। वहां जाकर उस सेल डीड या बिक्री विलेख की प्रमाणित नकल, जिसे सर्टिफाइड कॉपी कहते हैं, वो निकलवानी चाहिए। तो इससे क्या साफ होगा? इस दस्तावेज से ये साफ हो जाएगा कि संपत्ति किस तारीख को कितने में और किसे बेची गई है। ठीक है, तो शुरुआत हुई तथ्यों को हाथ में लेने से। रजिस्ट्री की कॉपी मिल गई, अब अगला कदम क्या सीधे अदालत पहुंच जाना चाहिए? नहीं, सीधे अदालत जाने से पहले एक और महत्वपूर्ण सीढ़ी है। वो क्या है? एक अनुभवी वकील के माध्यम से पिता और उस खरीदार दोनों को एक लीगल नोटिस भेजा जाना चाहिए। अच्छा, नोटिस? ये नोटिस एक औपचारिक चेतावनी होती है जिसमें स्पष्ट किया जाता है कि ये बिक्री संतानों की सहमति के बिना और बिना किसी कानूनी आवश्यकता के हुई है, इसलिए इसे चुनौती दी जा रही है। तो क्या मामले नोटिस से सुलझ जाते हैं? कई बार मामले यहीं सुलझने की गुंजाइश बन जाती है। और अगर इस नोटिस का कोई संतोषजनक जवाब ना आए, जो कि ज्यादातर विवादों में होता ही है, तब तो सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा। तब तीसरा कदम उठाया जाता है, जो है मुकदमा या सूट दायर करना। ये केस उसी जिले के सिविल कोर्ट में दायर होता है जहां वो जमीन स्थित है।
यहाँ पीड़ित पक्ष कई तरह की राहत मांग सकता है। जैसे कि पहला है कैंसलेशन सूट। इसमें अदालत से उस गैर कानूनी बिक्री को पूरी तरह से रद्द करने की गुहार लगाई जाती है कि बिक्री ही गलत है। हाँ, और दूसरा है पार्टीशन सूट, यानी संपत्ति का बंटवारा करवाना, ताकि भविष्य में पिता बाकी बची हुई जमीन को हाथ ना लगा सकें और संतानों को उनका हक मिल जाए। और अगर केस चलने के दौरान पिता जमीन आगे बेचने की कोशिश करे तो इसके लिए मामले की सुनवाई के दौरान संपत्ति को आगे बिकने से रोकने के लिए तुरंत स्टे ऑर्डर की मांग भी की जाती है। इसी प्रक्रिया में एक शब्द बार बार सामने आता है स्रोतों में, मेसने प्रॉफिट। जी, मेसने प्रॉफिट। ये भारी भरकम कानूनी शब्द सुनने में तो बहुत जटिल लगता है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। इसे एक सीधे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पिता ने गैर कानूनी तरीके से जमीन किसी को बेच दी। ठीक है। या वहां कोई दुकान चलाकर लाखों का मुनाफा कमाया। जब संतानों ने अदालत में केस जीता तो वे सिर्फ अपनी जमीन वापस नहीं मांगेंगे। तो वो और क्या मांगेंगे? वे कहेंगे कि पिछले 5 सालों में इस व्यक्ति ने हमारी जमीन का इस्तेमाल करके जो अनुचित लाभ कमाया है वो भी हमें ब्याज समेत वापस चाहिए। अच्छा, तो इस मुनाफे को कहते हैं? बिल्कुल, इसी मुनाफे के हर्जाने को कानूनी भाषा में मेसने प्रॉफिट कहा जाता है। क्या बात है, ये तो न्याय का एक बहुत ही व्यावहारिक पहलू है। जी। लेकिन जब हम अदालत जाने की बात करते हैं तो समय सीमा भी एक बड़ा रोड़ा बन सकती है। समय सीमा तो बहुत जरूरी है। सालों साल पुरानी बिक्री को तो चुनौती नहीं दी जा सकती होगी। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि कानून अनंत काल तक प्रतीक्षा नहीं करता। इसे लिमिटेशन कहते हैं। लिमिटेशन एक्ट। तो लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 109 के तहत पैतृक संपत्ति की बिक्री को चुनौती देने के लिए एक स्पष्ट समय सीमा तय है। वो समय सीमा क्या है? ये सीमा है 12 साल। 12 साल। लेकिन ये गिने कब से जाएंगे? ये गिने जाएंगे उस तारीख से जब खरीदार ने उस संपत्ति पर अपना भौतिक कब्जा या फिजिकल पोजेशन लिया हो। लेकिन एक पेच यहाँ भी है। मान लीजिए जब पिता ने जमीन बेची तब बच्चे बहुत छोटे थे, नाबालिग थे। अब 10 साल के बच्चे तो कोर्ट जाकर केस नहीं कर सकते। कानून नाबालिगों के अधिकारों को लेकर बहुत संवेदनशील है। अगर बिक्री के समय संतानों की उम्र 18 वर्ष से कम थी तो 12 साल वाला नियम उनके आड़े नहीं आता। तो उन्हें कितना समय मिलता है? उन्हें वयस्क होने के बाद यानी 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद अतिरिक्त 3 साल का ग्रेस पीरियड मिलता है। मतलब 21 साल की उम्र तक? बिल्कुल। इस दौरान वे उस पुरानी बिक्री को अदालत में चुनौती दे सकते हैं। हालांकि इन सारे दावों को साबित करने के लिए कुछ बहुत ही खास राजस्व रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़ती है। जैसे खतौनी। हाँ, जैसे कि खतौनी जो जमीन के मालिकाना हक का इतिहास बताती है, पहानी जिसमें जमीन पर हो रही खेती और कब्जे का ब्यौरा होता है, और वंशावली भी, और परिवार की वंशावली, ये साबित करने के लिए कि संपत्ति पुश्तैनी ही है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? कागजों पर नियम जितने सुलझे हुए लगते हैं, क्या अदालतों में भी ये उतनी आसानी से लागू होते हैं? देखिए, अदालतों में मामले थोड़े जटिल हो जाते हैं। स्रोतों में कुछ ऐसे ऐतिहासिक मुकदमों का जिक्र है जिन्होंने इन कानूनों की पूरी रूपरेखा ही तय कर दी है। सही कहा, लैंडमार्क जजमेंट्स ही इन कानूनों की असली रीढ़ हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो इस पूरे कानूनी ढांचे की नींव आज से करीब 1.5 सदी पहले रखी गई थी। आप 1856 वाले केस की बात कर रहे हैं? जी हाँ, 1856 का एक बेहद मशहूर मामला है हनुमान प्रसाद पांडे केस। ये फैसला उस दौर की प्रिवी काउंसिल ने दिया था, लेकिन इसकी प्रासंगिकता इतनी गहरी है कि आज भी भारत का सर्वोच्च न्यायालय इसी फैसले के सिद्धांतों पर चलता है। तो इस केस में ऐसा क्या खास था? इसी केस में पहली बार यह स्थापित किया गया था कि पैतृक संपत्ति केवल लीगल नेसेसिटी या एस्टेट बेनिफिट यानी संपत्ति के फायदे के लिए ही बेची जा सकती है। और वो खरीदार वाली बात? हाँ, और जैसा कि हमने पहले चर्चा की, ये साबित करने का भार कि बिक्री जायज थी पूरी तरह से खरीदार पर डालने का ऐतिहासिक नियम भी इसी फैसले की देन है। 1856 का फैसला और आज भी उसकी अहमियत बरकरार है। ये वाकई भारतीय न्याय प्रणाली की निरंतरता को दर्शाता है। बिल्कुल। इसके बाद दस्तावेजों में 1988 के एक सुप्रीम कोर्ट केस का भी जिक्र है, सुशील कुमार बनाम राम प्रकाश। इस केस का क्या महत्व है? इसका महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि एक आम धारणा ये होती है कि अगर पता चल जाए कि पिता जमीन बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो तुरंत अदालत जाकर उस बिक्री पर पहली स्टे लगवा लेना चाहिए। ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, लेकिन 1988 के इस फैसले ने इस धारणा को कानूनी रूप से बदल दिया। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कर्ता यानी पिता के पास पैतृक संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार है, इसलिए अदालतें आमतौर पर बिक्री होने से पहले पिता के खिलाफ इंजंक्शन या रोक नहीं लगाती। मतलब बिक्री से पहले रोक नहीं सकते? नहीं, कानून ये मान के चलता है कि पिता जो भी कर रहे हैं शायद परिवार के भले के लिए कर रहे हों। तो फिर संतानों के पास क्या विकल्प बचता है?
उनके पास एकमात्र विकल्प यही बचता है कि वे बिक्री हो जाने के बाद उसे चुनौती देकर सेट असाइड करवाने के लिए अदालत जाएं। यानी बिक्री से पहले हाथ बांधना संभव नहीं है। एक और ऐतिहासिक फैसला है जिसने पूरे सामाजिक ढांचे को झकझोर कर रख दिया, 2020 का विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा केस। ये फैसला लैंगिक समानता की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। सदियों से पैतृक संपत्ति पर केवल बेटों का एकाधिकार माना जाता था। बिल्कुल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया कि बेटियां भी जन्म से ही बेटों के बराबर की दावेदार हैं, जिसे को-पार्टनर कहते हैं। जी, को-पार्टनर। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जो बेटियां 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में हुए संशोधन से पहले पैदा हुई थीं, उन्हें भी पैतृक संपत्ति में पूरा और बराबर का अधिकार दिया गया। ये निस्संदेह एक बहुत ही सकारात्मक और जरूरी बदलाव था। लेकिन जब हम हाल के वर्षों की बात करते हैं तो 2025 के दो बहुत ही दिलचस्प सुप्रीम कोर्ट के फैसले सामने आते हैं जो दिखाते हैं कि कानून की व्याख्या कितनी जटिल हो सकती है। आप अंगिदी चंद्रन्ना केस की बात कर रही हैं? हाँ, अंगिदी चंद्रन्ना बनाम शंकर का मामला। ये बैंगलोर का 31 साल पुराना केस था। 31 साल लंबा सफर? 31 साल तक एक परिवार अदालत के चक्कर काटता रहा और अंत में फैसला पिता के हक में आया, बच्चे हार गए। ऐसा क्यों हुआ? ये केस इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कानून में एक छोटी सी तकनीकी प्रक्रिया कैसे पूरे मामले की दिशा पलट सकती है। वो तकनीकी प्रक्रिया क्या थी? इस दर्दनाक पारिवारिक विवाद में संपत्ति बेची तो गई थी, लेकिन वो संपत्ति पैतृक संपत्ति के औपचारिक विभाजन के बाद बेची गई थी। मतलब पार्टीशन के बाद? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दोहराया। जब किसी पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाता है और अलग-अलग हिस्से तय हो जाते हैं, तो पिता के हिस्से में जो जमीन आती है, वो उनके लिए स्व अर्जित संपत्ति की तरह काम करने लगती है। और स्व अर्जित संपत्ति पर तो पूरा अधिकार होता है। बिल्कुल। और जैसा कि नियम है, स्व अर्जित संपत्ति पर व्यक्ति स्वतंत्र है, इसीलिए विभाजन के बाद बेची गई संपत्ति को बच्चे अमान्य घोषित नहीं करवा सके। मतलब सिर्फ बंटवारा होने भर से उस पुश्तैनी जमीन का कानूनी चरित्र ही बदल गया। सही कहा, लीगल नेचर ही बदल गया। और दूसरा 2025 का केस है के.एस. शिवप्पा बनाम के. नीलम्मा। ये केस नाबालिग बच्चों के अधिकारों को लेकर एक नई ही तस्वीर पेश करता है। इसमें एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वॉइडेबल। ये फैसला न्यायशास्त्र का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि अगर कोई पिता बिना जिला अदालत की अनुमति के अपने नाबालिग बच्चों के हिस्से की संपत्ति बेच देता है, तो वो बिक्री शून्य या वॉइड नहीं होती। तो क्या होती है? वो वॉइडेबल यानी रद्द करने योग्य होती है। इसका मतलब यह है कि जब वो नाबालिग बच्चा 18 साल का होता है, तो उसके पास ये विकल्प होता है कि वो उस बिक्री को स्वीकार करे या अस्वीकार। तो क्या उस 18 साल के युवा को भी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए अदालत जाना पड़ेगा? यहीं पर इस फैसले की सबसे बड़ी खासियत छिपी है। कोर्ट ने कहा कि उस युवा को कोई औपचारिक कैंसलेशन सूट दायर करने के लिए वकीलों और अदालतों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। तो वो कैसे रद्द करेगा? वो सिर्फ अपने आचरण यानी अपने कंडक्ट से उस पुरानी बिक्री को खारिज कर सकता है। कोई उदाहरण देकर समझाएं? जैसे 18 साल का होते ही अगर वो उस जमीन को खुद किसी और को बेच देता है, तो उसका ये कार्य ही इस बात का कानूनी प्रमाण मान लिया जाएगा कि उसने अपने पिता द्वारा बचपन में की गई उस बिक्री को अस्वीकार कर दिया है। ये तो वाकई अचंभित करने वाला है। बिना किसी भारी भरकम अदालती प्रक्रिया के सिर्फ अपने एक कदम से सालों पुरानी गैर कानूनी बिक्री को पलट देना। जी, ये बहुत ही सशक्त अधिकार है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को अगर समेटा जाए तो ये साफ दिखता है कि भारतीय संपत्ति कानून सिर्फ नियमों का पुलिंदा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अधिकारों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच एक बहुत ही नाजुक और खूबसूरत संतुलन है। पिता को ये स्वतंत्रता है कि वो संकट के समय परिवार को बचाने के लिए कड़े फैसले ले सके, संपत्ति बेच सके। हाँ। लेकिन साथ ही संतानों के जन्मसिद्ध अधिकारों की रक्षा के लिए भी एक मजबूत ढाल मौजूद है। कोई भी एक व्यक्ति खुद को कानून से ऊपर नहीं मान सकता। इस पूरी व्यवस्था का सार यही है कि मनमानी के लिए कोई जगह न बचे। लेकिन इन सभी मुकदमों और नियमों का गहराई से विश्लेषण करने के बाद इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। और वो सवाल क्या है? आज की चर्चा से ये बात पूरी तरह साफ हो गई कि पैतृक संपत्ति खरीदने वाले व्यक्ति को ही अदालत में पिता की कानूनी आवश्यकता साबित करनी पड़ती है। जी, उसे ही सबूत देने होते हैं। उसे पुराने अस्पताल के बिल या चुकाए गए कर्ज के सबूत पेश करने होते हैं।
और संतानों के पास इस बिक्री को चुनौती देने के लिए 12 साल और नाबालिग होने की स्थिति में और भी अधिक समय होता है। अब जरा सोचिए, एक निर्दोष व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर कोई जमीन खरीदी, 11 या 12 साल बीत जाते हैं, बहुत लंबा समय है। और अचानक बच्चे उस बिक्री को अदालत में चुनौती दे देते हैं। 12 साल बाद हो सकता है वो अस्पताल ही बंद हो चुका हो जहां पिता का इलाज हुआ था। हो सकता है वो साहूकारी दुनिया में ना रहा हो जिसने कर्ज दिया था, या पुराने सारे बिल दीमक चाट गए हो। ये तो बहुत व्यावहारिक समस्या है। तो ऐसी स्थिति में वो अनजान खरीदार अपना बचाव कैसे करेगा? क्या ये नियम जो संतानों को बचाने के लिए बनाया गया है, अनजाने में ही जमीन खरीदने वालों के लिए एक बहुत बड़ा और अदृश्य जोखिम नहीं पैदा कर देता? ये एक ऐसा विचार है जो किसी को भी गहरे चिंतन में डाल सकता है। एक तरफ जन्मसिद्ध अधिकार है और दूसरी तरफ एक ऐसा खरीदार जो शायद दशकों बाद बिना किसी गलती के अपना सब कुछ हार सकता है। न्याय का तराजू हमेशा एकदम सीधा नहीं होता। कुछ सवाल समय के साथ अनुत्तरित ही रह जाते हैं। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। सुनने वालों के लिए सोचने का एक बहुत बड़ा विषय है। अगली बार जब भी कोई जमीन की खरीद फरोख्त की बात सुनेगा या देखेगा, तो यकीनन उसका ध्यान सिर्फ जमीन की कीमत या लोकेशन पर नहीं होगा, बल्कि उस जमीन के पीछे छिपे इतिहास और उसके कानूनी भविष्य पर भी होगा। इस अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार किसी नए विषय की ऐसी ही गहरी पड़ताल के साथ।